हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आर बायोलॉजी क्लासेस में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन या प्रजनन चैप्टर पे हमने आपको टॉप 50 ऑब्जेक्टिव डिस्कस कराया था। और इस वीडियो में हम आपका लेके आ गए हैं टॉप 62 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। इस वीडियो के जरिए हम लोग देखेंगे 62 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। 50 ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। इस चैप्टर से टोटल आपका 112 ऑब्जेक्टिव निकल रहा था, जिसको मैंने स्टडी करके निकाला और आपके लिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस चैप्टर में इतना ऑब्जेक्टिव है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव अगर आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं नोट, तो आपको 100% 16 चैप्टर है, तो 16 चैप्टर में से आपको एक 100 अगर ऑब्जेक्टिव मिलता है तो 1600 आपका ऑब्जेक्टिव आराम से निकल जाएगा। अब 2 कॉपी रखिए, एक थ्योरी के लिए, एक ऑब्जेक्टिव के लिए। एक में आप पूरा थ्योरी लिखते चल जाइए जो आपके क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में या ऑनलाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आप में थ्योरी लिखते चल जाइए, एक कॉपी बनाइए जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखते चले जाइए, ऑब्जेक्टिव विथ आंसर। ठीक है, ऑप्शन मत दीजिए, डायरेक्ट आंसर। इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक चैप्टर में आपका सारा ऑब्जेक्टिव हो गया, एक चैप्टर में सारा थ्योरी हो गया। तो जब आपका एग्जामिंग टाइम आएगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो बाद में क्या होता है ना, देखते हैं कि बच्चे बहुत सारे नोट्स बुक खरीदते हैं, ठीक है, गाइड खरीदते हैं, बहुत सारा बुक खरीदते हैं और उसमें ऑब्जेक्टिव एरर होता है और उसमें भी ऑब्जेक्टिव का सही से तैयारी नहीं हो पाता है। सब्जेक्टिव तो हो जाता है तैयारी, लेकिन ऑब्जेक्टिव का नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आप 2 नोट कॉपी बनाइए, एक थ्योरी एक ऑब्जेक्टिव, और सारे वीडियो के थ्रू आप लिखते चलिए। हर वीडियो में हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव देंगे विथ आंसर, तो आप लिखते चले जाइएगा। तो बाद में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, आपको एक भी गाइड लेने की ज़रूरत भी नहीं होगा और आप अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को पढ़ पाइएगा। पिछले वीडियो में हमने जीवों में जनन चैप्टर 1 जो आपका है, इस पे एक वीडियो देख लिए हैं जिसमें 50 टोटल ऑब्जेक्टिव था। इसमें हम टॉप 62 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपका क्लास 12th का बायोलॉजी से है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपको क्वेश्चंस पीछे दिखाते हैं और उसका आंसर डिटेल एनालिसिस जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको मिलेगा थ्योरी और उसका क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस होगा। इस चैप्टर का पूर्णतः कल अंत हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 पे आ जाएंगे। चैप्टर 2 आपका जो होगा वो आपको कराया जाएगा, थ्योरी हो सकता है या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर में होगा, 100% होगा। सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जैसे मैं अभी करा रहा हूँ ऐसे हर चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको अगर थ्योरी का भी ऑप्शन आ जाता है, जैसे अभी लिखने का पेन टैब का ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये जैसे आ जाता है तो आपका थ्योरी का भी क्लास है कि चालू हो जाएगा। ठीक है, फ्री में आपको थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलेगा। तो 100% आप बायोलॉजी का बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इस वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दीजिए और इसके बगल में जो घंटी का निशान आ रहा है उसे ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है संतति की, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जब मतलब बोल रहा है संतति यानी जनन, ऐसा जनन के बारे में बताइए जहां पे एक जीव के द्वारा किसी नए जीव का निर्माण हो रहा है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। ऑप्शन पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, तीसरा है दोनों, ये भी दोनों, और चौथा है आंतरिक निषेचन। मतलब जब किसी संतान का, किसी नए जीव का निर्माण एक जीव के द्वारा होगा तो उसे क्या कहेंगे, उसको अलैंगिक जनन कहेंगे, क्योंकि एक जीव के द्वारा अलैंगिक जनन में निर्माण हो रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, यानी इसमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। इसका ऑप्शन है पहला अनिषेचित अंड, मतलब अनिषेचित बिना निषेचन वाला अंडा, दूसरा है सहायक कोशिका, तीसरा है युग्मनस्य और चौथा है द्वितीय केंद्रक। तो हम लोगों ने समझ पा रहे हैं, थ्योरी में भी देखे थे कि नर युग्मक यानी मेल गैमिट, शुक्राणु तथा अंडाणु क्या होता है। तो अंडाणु में ऑलरेडी पहले से एक केंद्रक मौजूद होता है, शुक्राणु एक केंद्रक लाता है यानी 23 गुणसूत्र वाला, तो वो दूसरा केंद्रक हो गया। तो दोनों केंद्रक मिलकर एक पूरे नए जीव का निर्माण कर देता है।
तो संयोजन किसको करता है? द्वितीय केंद्रक को। मतलब पहला केंद्रक तो अंडाणु के पास है, अब दूसरा केंद्रक किससे आ रहा है? शुक्राणु से आ रहा है, तो इसलिए द्वितीय केंद्रक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय केंद्रक। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणुओं के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है रसधानी और ऑप्शन 4 है सेंट्रियोल। ठीक है, मतलब स्पर्म जो होता है ना, शुक्राणु मतलब मेल गैमीट, उसके बीच में क्या पाया जाता है? मध्य भाग में। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है, जिससे स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, मोटाइल नन मोटाइल भी हमने देखा था कि यहाँ पे स्पर्म क्या है? मोटाइल है जो कि चल सकता है, लेकिन मादा युग्मक अंडाणु क्या था? नन मोटाइल था जो नहीं चल सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, चमगादड़ द्वारा परागकण कहलाता है, यानी चमगादड़ द्वारा जो परागकण होता है वह क्या कहलाता है? समझिए, चमगादड़ का जो परागकण होता है क्या कहलाता है? आर्नेथोफिली पहला, दूसरा क्रिप्टोरोफिली, तीसरा एंट्रीमोफिली और चौथा हाइड्रोफिली। तो इसका राइट आंसर हम लोग थ्योरी का कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था क्रिप्टोरोफिली इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। मतलब मान लीजिए इसमें क्वेश्चन है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, एक जीव पहले से जो मौजूद है उसी के जैसे एक नए जीव को लाना है, तो उसके लिए क्या हो सकता है? युग्मक से, एंटी से, बीज से या विखंडन से। मतलब सेम टू सेम उसका फोटो कॉपी लाना है। कोई जीव है, मान लीजिए हमारे पास एक पेज है, ठीक है, एक पेज है और उसका सेम टू सेम हमको पेज चाहिए, लिखा हुआ जो लिखा हुआ है सेम टू सेम चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? फोटो कॉपी करा लेंगे। तो अलैंगिक जनन का ही एक विधि है, विखंडन, खंडन, द्विखंडन भी उसको बोल सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसमें क्या करता है? एक जीव अपने शरीर को खंड या टुकड़े में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है, जिससे पुराना जीव और नया उत्पन्न जीव दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, जिसको हम लोग कॉलोन भी कह रहे थे। ठीक है, तो वो किस में होगा? विखंडन में होगा। विखंडन अलैंगिक जनन का प्रकार है, तो अलैंगिक जनन हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, विखंडन किस में पाया जाता है? मतलब खंड या टुकड़े में विभाजित होकर जब कोई नए जीव का जन्म होता है तो उसे खंडन विधि कहते हैं। अलैंगिक जनन का प्रकार है, तो खंडन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है आपका अमीबा तथा पैरामीशियम में, और ऑप्शन सी है पैरामीशियम में, और ऑप्शन डी है जलकुंभी में। तो हमने देखा था अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है जो जल के अंदर होते हैं, उसका कोई आकार नहीं होता है, अकार्कीय होता है, मतलब बिना आकार का होता है। ठीक है, तो वो भी खंड टुकड़े में विभाजित होकर नए जीव को जन्म दे रहा था। पैरामीशियम भी अपने जीव को क्या कर रहा था? अपने जीव अपने शरीर को डबल करके उसको डिवाइड कर रहा था बीच से। ठीक है, एक सेम टू सेम खंड टुकड़े में विभाजित हो रहा था। तो अमीबा तथा पैरामीशियम इसका बी आंसर जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मुकुलन बडिंग द्वारा जनन होता है, यानी मुकुलन बडिंग, मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, तो उसके द्वारा जनन किस किस में होता है? मुकुलन द्वारा, मतलब मुकुलन विधि समझ रहे हैं ना? मुकुलन विधि अलैंगिक जनन का एक विधि है जिसमें एक जीव के शरीर के ऊपर एक उभार विकसित हो रहा था और इस उभार से मूल विकसित हो रहा था। ठीक है, उभार को मूल कहेंगे। मूल विकसित हो रहा था बड, और बड विकसित होकर एक पूरे जीव का निर्माण करता था और फिर ये टूटकर शरीर से अलग हो जाता था, जिससे नए जीव का निर्माण हो जाता था, जिसे मुकुलन विधि कह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है पाइनस में, यहाँ पे ऑप्शन बी है फर्न में, ऑप्शन डी है हाइड्रा में, ऑप्शन डी है नन। तो हाइड्रा सी आंसर इज द राइट। हाइड्रा में मुकुल विकसित होता है, उससे पूरा जीव का विकास होता है और शरीर से टूट के अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मुकुलन द्वारा जनन किस में होगा? हाइड्रा में होगा। चलिए इसका ऑप्शन सही सी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कनोडिया का निर्माण किस में होता है? कनोडिया का निर्माण किस में होता है? कनोडिया का निर्माण स्पाइरोगैरा में होता है, या पेनिसिलियम में होता है, या कारा में होता है, या डी फर्न में होता है? बताइए, कोनोडिया का जो निर्माण हम लोग देख रहे थे वो पेनिसिलियम में देख रहे थे। किस में देख रहे थे? पेनिसिलियम में। तो पेनिसिलियम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पुनरुद्र भवन की क्रिया। पुनरुद्र भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है? पुनरुद्र भवन की क्रिया जो है वो किसमें होता है? मतलब पुनरुद्र भवन। ठीक है, पुनरुद्र भवन भी इसको बोल सकते हैं। पुनरुद्र भवन में होता क्या है? पुन मतलब पहले,
रुद्र मतलब रूप, और भवन मतलब आकार। पहले जैसे रूप आकार में, पहले जैसे आकार में आ जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ऐसा जीव का नाम बताइए जिसको बहुत सारा खंड टुकड़ा भी कर दे तो उसके एक छोटे से टुकड़े से एक नए जीव का निर्माण हो जाए, उसको हम पुनरुद्ध भवन कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए है कारा, ऑप्शन बी है पेनिसिलियम, ऑप्शन डी है स्पाइरोगैरा, ऑप्शन सी है स्पाइरोगैरा, ऑप्शन डी है स्पंजो। तो इसका राइट आंसर अस्पंजो होगा। स्पंजो को आप कितना भी काट दीजिए उससे एक नए जीव का, पूरे जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? मतलब जलकुंभी जो है ये कितने महीने बाद 65,000 से भी अधिक नए पौधे को, नए पुष्प को जन्म दे सकता है? ऑप्शन ए है 8 महीने में, ऑप्शन बी है 5 महीने में, ऑप्शन सी है 6 महीने में, ऑप्शन डी है 12 महीने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 महीने में जो है जलकुंभी 65,000 से भी अधिक नए पौधे को जन्म देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? हमने देखा था मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, मतलब एक फलनी पौधा, बहुफलनी पौधा। ऐसा पौधा जो एक बार पुष्प दे रहा था, एक बार फल दे रहा था, एक फलनी कहला रहा था, यानी मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक जो बहुत बार फल दे रहा था, बहुफलनी पौधा कहला रहा था। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? बताइए, लीची, आम, बांस या जामुन? तो इसका राइट आंसर होगा बांस, क्योंकि बांस में 40 वर्ष में पुष्प आते हैं और वो अपने जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करते हैं, उसके बाद वो नहीं करते हैं। तो ये मोनोकार्पिक के अंदर भी आ जाते हैं बांस। ठीक है, और इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बांस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऋतुस्राव्य चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव्य चक्र जो होता है वो किसमें होता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी बंदर में, ऑप्शन सी चिंपैंजी में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो क्या होगा? ऋतुस्राव्य चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसा चक्र जिसमें शरीर से बाहर द्रव्य का प्रवाहित होता हो। तो मनुष्य में भी होता है और बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जैसे हमने बताया था मध्य चक्र, रज चक्र के बीच अंतर, कि मनुष्य के समान दिखने वाले जितने भी जीव होंगे उसमें रज चक्र होगा, यानी ऋतु चक्र या मासिक चक्र होगा, या मनुष्य के जैसे दिखने वाले, ना दिखने वाले जितने भी जीव हैं पृथ्वी पे उसमें मध्य चक्र होगा। तो मनुष्य के जैसे यहाँ पे बंदर भी दिख रहा है, चिंपैंजी भी दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण क्या है? द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण यहाँ पे स्पंज है, टैंपवर्म है, जोंक है, इनमें से सभी है। क्या है द्विलिंगी? मतलब जब एक जीव के शरीर में दोनों लिंग मौजूद हो, नर और मादा, तो उसको द्विलिंगी या उभयलिंगी कहेंगे। तो यहाँ पे स्पंज में भी दोनों लिंग होता है, प्रीवियस ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था। टैंपवर्म में भी होता है और जोंक में भी होता है, केंचुआ में भी होता है। तो इनमें से सभी, इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मकों, गुण गैमीट, युग्मकों को क्या कहते हैं? गैमीट कहते हैं। ठीक है, और उसके बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इंग्लिश में गैमीट बनने की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मकों गैमीट में गुणसूत्र की संख्या होती है। द्विगुणित अवगुणित भी हमने देखा था पिछले वीडियो में, आप जाके देखिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। भाग 1 जनन प्रजनन चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, उसमें हमने द्विगुणित अवगुणित में डिटेल में समझाया है कि कब किसी जीव का गुणसूत्र पूरा है तो वो अपना आधा गुण देता है अपने युग्मक में। ठीक है, युग्मक में। तो यहाँ पे युग्मक पूछ रहा है, पूरा जीव, मान लीजिए मनुष्य का पूरा गुणसूत्र 46 है और ये अपना युग्मक दे रहा है, तो उसमें कितना देगा? 23 देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और ये अगुणित होते हैं, युग्मक अगुणित होते हैं, और इसका राइट आंसर 23 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें से कौन अंडपर्जक यानी ओविपेरस प्राणी है? अंडपर्जक को ओविपेरस कहते हैं, सजीव पर्जक को वेविपेरस कहते हैं, और जिसमें अंड जरायुज होता है उसे ओविवेविपेरस कहते हैं। ठीक है, अंडे को जो जन्म देते हैं ओविपेरस कहलाते हैं, जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, सजीव को जन्म देते हैं, वो वेविपेरस कहलाते हैं। और जिसमें गर्भ में अंडे का विकास होता है लेकिन जन्म बच्चे को देते हैं उसे
जरायुज कहते हैं, ठीक है, ओवी बेबी पेरस। तो इसका इसमें है अंडपरजक कौन है इसमें से? मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, इनमें से सभी। तो मुर्गी भी अंडे देते हैं और अंडे के अंदर से एक चूजा बाहर आता है, बच्चे निकलता है, ठीक है। सांप में भी वही होता है, मगरमच्छ में भी वही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं, हमने बताया कि निषेचन किसको कहेंगे? जब शुक्राणु और अंडाणु यानी दोनों युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक जब जहाँ पे मिलते हैं उसको निषेचन कहेंगे। और जब ये दोनों युग्मक शरीर के अंदर मिलेंगे मतलब आंतरिक निषेचन, और शरीर के बाहर मिलेंगे तो मतलब बाहरी निषेचन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निषेचन जीव शरीर के कहाँ हो रहे हैं? बाहर हो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? बाह्य निषेचन कहेंगे, इज द राइट आंसर, ठीक है। बाह्य निषेचन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 17। निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक प्रजनन की विधि है? पूछ रहा है ऐसे में से कौन सी ऐसी विधि है जो अलैंगिक जनन का भाग है, ठीक है। तो देखिए लेयरिंग है, मुकुलन है, बोना है, दाव लगाना है। तो अगर इसकी विधि नहीं है तो बोना हो जाएगा, ठीक है। और इसकी विधि है तो आपका ये मुकुलन भी हो जाएगा, दाव लगाना भी हो जाएगा, लेयरिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है इसका भाग नहीं है, अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है, तो बोना इसका विधि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, यानी युग्मक का एक जगह से दूसरा जगह जाना किस किस माध्यम से हो सकता है? उसका माध्यम, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है क्या? जल में युग्मक माध्यम हो सकता है, हवा में हो सकता है, वायु में हो सकता है, या इनमें से सभी द्वारा। तो हमने देखा था जो छोटे आकार के जीव हैं जैसे मेढक हो गया, मछली हो गया, ये सब पानी में अपने युग्मक छोड़ते हैं और पानी के थ्रू दोनों युग्मक आपस में मिल जाते हैं, तो जलीय माध्यम भी हो गया। हवा के द्वारा वायु, हवा वायु दोनों सिमिलर शब्द है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, बस वर्ड अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जैसे पौधा है, फूल है, तो उसका पराग उड़ के किसी और पौधे पे जाता है तो वहाँ से भी निषेचन की क्रिया हो जाती है, युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सजीव पर्जक जीव है? अभी तुरंत हमने देखा था जो सजीव पर्जक जीव होगा उसको बेबीपेरस भी बोलेंगे। और इसमें देखिए सजीव पर्जक जो बच्चे के रूप में सीधे सजीव को जन्म देते हैं, ठीक है, सजीव एक शिशु को जन्म देते हैं। अब मुर्गी है, बकरी है, गाय है या बीसी है। तो देखिए बकरी भी बच्चे को जन्म देते हैं और गाय भी बच्चे को जन्म देते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी एंड सी, बकरी और गाय दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? यहाँ पे पूछ रहा है बाह्य निषेचन कहते किसको, ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो बताइए मेढक में होता है, मनुष्य में होता है, घोंघा में होता है या हिरण्य में होता है? मतलब बाह्य निषेचन जब नर युग्मक मादा युग्मक शरीर से बाहर मिलते हैं तो उसको बाहरी निषेचन कहेंगे। और मेढक में होता है कि बाहरी निषेचन, मेढक जलीय प्राणी है, जल में और स्तन दोनों पे रहता है, तो ये जल में जब अपने युग्मक छोड़ते हैं तो दूसरे युग्मक आपस में मिल जाते हैं, तो इसमें बाहरी निषेचन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? मतलब जिसमें दोनों लिंग नहीं मौजूद हो उसको एकलिंगी कहेंगे, उसको उभयलिंगी नहीं एकलिंगी कहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है उभयलिंगी नहीं है, क्या है? उभयलिंगी नहीं है। तो उभयलिंगी नहीं है तो मक्का में भी नर दोनों जननांग मौजूद होता है, ये भी उभयलिंगी है। गुड़हल में भी होता है, सरसों में भी होता है। अब बच गया पपीता, तो पपीता में नहीं होता है, पपीता में एक ही लिंग मौजूद होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। पूछ रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप नहीं है तो पपीता होगा, अगर उभयलिंगी पादप है तो ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। एकलिंगी पूछ दे तो भी पपीता होगा क्योंकि पपीता उभयलिंगी नहीं यानी एकलिंगी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवेग में वर्षा प्रजनन होता है, आवेग में वर्षी प्रजनन होता है, क्या होता है? बुलबिल द्वारा होता है। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, बुलबिल द्वारा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु नहीं है? पूछ रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है जिसमें नर और मादा दोनों जननांग मौजूद ना हो, उसको एकलिंगी कहेंगे यानी उभयलिंगी नहीं है। तो घरेलू मक्खी, जोंक, केंचुआ,
फीताकृम, तो देखिए जोंक, केंचुआ, फीताकृम ये सब उभयलिंगी हैं, इसमें दोनों जनन अंग मौजूद होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी जो होता है वो एक लिंगी होता है, तो उभयलिंगी नहीं है, उभयलिंगी जंतु नहीं है, तो मक्खी या घरेलू मक्खी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को पिछले क्लास में भी ये इस क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया था। इन विवो, इन विट्रो, ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया जब निषेचन की क्रिया शरीर से बाहर होगा तो बाहरी निषेचन कहलाएगा। अगर बाहरी निषेचन ऑप्शन में नहीं है, इन विट्रो है तो इन विट्रो टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन इन विट्रो है तो इन विट्रो इज राइट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किसमें हो रहा है? हाइड्रा में हो रहा है, एस्पंजिला में हो रहा है, या ईस्ट में हो रहा है, या सभी में हो रहा है? मुकुल विकसित होगा और ये पूरा विकसित होकर फिर शरीर से टूट के अलग हो जाएगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा, जिसे मुकुलन विधि कहते हैं। तो हाइड्रा में भी हो रहा था, एस्पंजिला में भी हो रहा था, ईस्ट में भी हो रहा था, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा, यानी सही डी सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, विखंडन द्वारा वही द्वारा वहां पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा एरर, ठीक है। तो विखंडन द्वारा जनन या प्रजनन किसमें होता है? तो विखंडन द्वारा जनन प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में भी विखंडन हो रहा था, ठीक है, पिरामीशियम में भी हो रहा था, यूग्लिना में भी हो रहा था, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, सभी ये तीनों में हो रहा है विखंडन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 नंबर देखते हैं, घोड़ा का जीवन अवधि होता है, यानी घोड़ा का जो जीवन है ना, हॉर्स का लाइफ स्पैन क्या होता है, जीवन काल उसका क्या होता है, जीवन अवधि क्या होता है? 20 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन 28, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया या क्रिया को कहते हैं। मतलब बिना निषेचन का जब कोई फल का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? पोलोकार्पिक, पोमोकार्पिक, या पार्थेनोकार्पिक, या डीनन? तो पार्थेनोकार्पिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना निषेचन यानी अनिषेक बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रक्रिया पूछ रहा है और ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, तो यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं और देखते हैं, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इसमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, मतलब बाहरी निषेचन किसमें होता है? यही क्वेश्चन को घुमाया है, रिपीट कर दिया है। वहां पे पूछ रहा था किसमें बाहरी निषेचन होता है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में। अब इसमें पूछ रहा है किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। तो पक्षी में भी आंतरिक हो रहा है, स्तनपायी में भी हो रहा है, और मेढक में नहीं हो रहा है। तो मेढक इज द करेक्ट आंसर, इसमें बाहरी निषेचन हो रहा था, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विखंडन एक प्रकार का क्या है? विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन का विधि है, हम लोग देख ही लिए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? मतलब सत्य फल कौन सा है? तो यहाँ पे नारियल है। सत्य फल का कॉन्सेप्ट हम लोग देखे ही थे, तो यहाँ पे नारियल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल कौन सा है? सेब। इसका मिथ्या फल का आंसर जो होता है वो सेब होगा, ठीक है। यहाँ पे आम भी नहीं है, केला भी नहीं है, डी नन। तो यहाँ पे क्या होगा? सेब इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतरता बनाए रखती है कहलाती है। मतलब बोल रहा है कि ऐसा प्रक्रिया जिससे एक जीव अपने ही जाति के नए जीव को जन्म देकर अपने पृथ्वी पे अपना अस्तित्व कायम रखता है, इस प्रक्रिया या इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, युग्मक जनन या जनन, तो इसको जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी जीव, बहुत सारे पृथ्वी पे जीव हैं जो अलैंगिक प्रकार से जनन करते हैं, कोई जीव ऐसे हैं जो लैंगिक प्रकार से जनन करते हैं, लेकिन अपने पृथ्वी पे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जनन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, युग्मक के संलयन को कहते हैं, युग्मक के संलयन को कहते हैं, युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, या पराग कहते हैं, या सिग्मोनोकिसी या स्पाइरोजेनेसिस कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस इसका राइट आंसर होगा। युग्मक के संलयन को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस,
जेनेसिस। चलिए आगे आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है प्रकंद का एक उदाहरण क्या है? प्रकंद का एक उदाहरण, प्रकंद, यहाँ पे लहसुन भी है, नींबू भी नहीं है, लहसुन भी नहीं है, प्याज भी नहीं है, बच गया अदरक। अदरक इज द राइट आंसर। प्रकंद का एग्जाम्पल जो है वो अदरक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 36 पे आते हैं। कलिका रोपण उदाहरण है, कलिका रोपण का उदाहरण कौन सा है बताइए? कायिक जनन हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, कायिक जनन इसका जो है राइट आंसर होगा कलिका रोपण का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। द्वि निषेचन का परिणाम होता है, जब मतलब द्वि निषेचन होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। ये क्वेश्चन पीछे में था, रिपीट हुआ है दोबारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। आलू के कंद में आंख होती है, आलू के कंद में आंख होती है तो कक्षा स्थायी कलिकाएं होती है। बिल्कुल राइट आंसर यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। 39 मानव में अंडा का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडा का निषेचन कहाँ होता है? तो यहाँ पे ना अंडाशय में होगा, ना गर्भाशय में होगा, ना योनि मार्ग में होगा, यहाँ पे होगा फिलिपियन नली में। ठीक है, फिलिपियन नलिका में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 40 पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक का बनाते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? मतलब बोल रहा है कि ऐसा प्रक्रिया जिससे नर युग्मक और मादा युग्मक भी बन रहा है, तो उसे बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे, शुक्राणु जनन कहेंगे, युग्मक जनन कहेंगे, या अकार जनन कहेंगे? तो यहाँ पे युग्मक जनन कहेंगे, क्योंकि जनन का मतलब निर्माण, और आगे में लिखा हुआ है युग्मक जनन मतलब युग्मक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहेंगे। चलिए राइट आंसर सी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। प्लेनेरिया किस द्वारा जनन होता है, या प्लेनेरिया में किसके द्वारा जनन होता है? तो बताइए, पुनरुद्भवन, मुकुलन, विखंडन, कायिक जनन। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन से हो रहा था। पुनरुद्ध, उसको बहुत सारा टुकड़ों में काट देंगे फिर भी वो अपने पूरे नए आकार में आ जाएगा, पहले जैसे आ जाएगा, उसको पुनरुद्भवन कहेंगे। चलिए ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन 42 पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य मुकुल किसमें पाया जाता है? बाह्य मुकुल जो है वो किसमें पाया जाता है? मुकुल मतलब शरीर के बाहर विकसित होगा और बाहर से एक नए जीव का निर्माण होगा। हाइड्रा भी इसका राइट आंसर है, साइफाया भी है, ओखेलिया भी है, और इनमें से सभी। इसका राइट आंसर डी है, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। इनमें से कौन सी क्रिया पूर्ण निषेचन है? मतलब निषेचन से पहली वाली घटना को या क्रिया को निषेचन पूर्ण घटना कहते हैं, और इसमें इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए, देखिए ऑप्शन देखते हैं। पुनरुद्भवन, भ्रूणदोभव मतलब भ्रूण का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन बी है युग्मनज, और ऑप्शन डी है युग्मको भ्रूण, और डी है नन। तो इसका राइट होगा युग्मक बनने की प्रक्रिया को जो कहेंगे, युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहेंगे। और युग्मक बनेगा कब? निषेचन पूर्व घटना में बनेगा। पहले निषेचन बनेगा, फिर निषेचन होगा, और फिर नए जीव का निर्माण होगा। तो निषेचन पूर्व घटना पूछे तो वहां पे युग्मक जनन होगा। क्या होगा? युग्मक जनन। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधा का वह भाग जिस पर रोपण किया जाता है, पौधा का वह भाग जिस पर रोपण किया जाता है क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है, शाखा कहलाता है, तना कहलाता है, मूल वृंत कहलाता है। तो मूल वृंत राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। पैरामीशियम में कौन सा युग्मक संलयन होता है? पैरामीशियम में कौन सा युग्मक संलयन होता है? पैरामीशियम में कौन सा युग्मक संलयन होता है बताइए? ऑटोगोमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोगोमी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर। तिर्यक देवी विभाजन किसमें होता है? यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा। किसने होता है, नहीं किसमें होता है। ठीक है, किसमें होता है? तो सीरेटेमी में होता है, सेरिटेमियम में होता है, सीरेटियम में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिस्टेक लग रहा है, सेरेटियम में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 47 पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में है लंबता द्वि विभाजन किस में होता है? लंबता द्वि विभाजन किस में होता है? तो यहाँ पे युगलिना में भी होता है और बेटी सेला में भी होता है। बेटी सेला और युगलिना दोनों में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, दोनों में लंबता द्वि विभाजन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 48 पे आते हैं। देखते हैं युग्मक के आसपास कैकोलेरियम कवच का जमना किसमें
इनमें से किस में पाया जाता है, मतलब युग्मक का जो है ना केचुलेरियम का जो कवच होता है वो किस में पाया देखने को मिलता है, तो पक्षी और सरीसृप का जो अंडा होता है ना उसका युग्मक, उसमें मतलब बहुत आसानी से इसको देखा जाता है। ठीक है, तो पक्षी व सरीसृप इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, 49 पे आते हैं सॉरी। तो निम्न में से कौन मोनोकार्पिक पौधा है उसको बताइए, मतलब चुनिए। मोनोकार्पिक पौधा मतलब जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार फूल दे या पुष्प दे, और पॉलीकार्पिक मतलब जो बहुत बार दे, तो यहाँ मोनोकार्पिक बांस, हमने पीछे अभी जस्ट इसका एग्जांपल मैंने देखा था पीछे क्वेश्चन में, बांस मोनोकार्पिक है, पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है, वो भी 40 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। बेगौर निषेचन के मतलब बिना निषेचन के, ठीक है, बेगौर निषेचन के मादा गैमीट से नए जीव का विकास होना क्या कहलाता है, तो हमने देखा था वहां पे अनिषेक जनन कहलाएगा। जब बिना निषेचन की क्रिया हुए किसी नए जीव का निर्माण होगा तो उसको अनिषेक जनन कहेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा, अगर मादा युग्मक है तो मादा जीव का निर्माण होगा, अगर नर युग्मक है तो नर जीव का निर्माण होगा बिना निषेचन, मतलब स्वतः उसके गैमेट से ही उसके जैसा जीव का निर्माण हो जाएगा, उसके लिंग का जीव का निर्माण हो जाएगा बिना निषेचन क्रिया हुए, उसको अनिषेक जनन कहेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। चलिए, घोड़ा के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। घोड़ा के जो युग्मक होते हैं उसमें गुणसूत्र का संख्या क्या होता है, घोड़ा के गैमीट्स में यहाँ पे 32 होता है। कितना होता है, 32 इज द राइट आंसर। इसका मतलब घोड़ा में जितना गुणसूत्र होता है ना उसका आधा गुणसूत्र उसका युग्मक में होता है। कभी भी किसी भी जीव के गुणसूत्र के आधा होता है उसके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तंबाकू पौधों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तंबाकू के पौधों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो तंबाकू के पौधों के गुणसूत्रों में संख्या 44 होती है, 24 होती, क्या होती है, 24 होती है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 53। एगोव पत्ती की एक कोशिका में एक्स क्रोमोसोम है तो अंड कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। कह रहा है एगोम पत्ती के कोशिका में एक्स क्रोमोसोम है तो उसके अंड कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, हमेशा याद रखिए आधा होगा, तो x बाई क्या होगा, x बाई 2 होगा। राइट आंसर बी, x बाई 2। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 54 पे आते हैं। मध्य चक्र पाया जाता है। मध्य चक्र किस में पाया जाता है, मध्य चक्र अभी जस्ट हम लोग देखे हैं जिसमें मनुष्य के जैसे नहीं दिखने वाले जितने भी जीव हैं उसमें मध्य चक्र पाया जाएगा। ठीक है, जिसमें किसी भी द्रव का प्रवाहित नहीं होगा शरीर से। गोरिल्ला, मनुष्य हुए, बंदर, इनमें से कोई नहीं। भेड़, गाय वो भेड़, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय और भेड़ जो है वो मनुष्य के जैसे दिखते भी नहीं है, इसलिए उसमें मध्य चक्र होगा। राइट आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉलोन होते हैं जिनमें यह बिल्कुल समान होते हैं, मतलब बोल रहा है कि कॉलोन कौन होते हैं जिसमें ये बिल्कुल समान होते हैं। क्या होता है, जीवन काल समान होता है, या फिजियोलॉजी होता है, या आनुवंशिक गुण होता है, या आनुवंशिक रूप होता है, या वृद्धि दर होता है। तो आनुवंशिक रूप या आनुवंशिक गुण दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, वही कॉलोन कहलाते हैं। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। किसका उपयोग कायिक जनन में नहीं किया जाता है, किसका उपयोग कायिक जनन में नहीं किया जाता है, तो पुमनु का उपयोग जो है कायिक जनन में नहीं किया जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आपका 57 है। कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का कॉलोन बनता है, कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का कॉलोन बनता है, तो बताइए। ट्रांसक्रिप्शन इज द राइट आंसर। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है बैक्टीरिया का कॉलोन क्रिएट हो जाता है, बन जाता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 58 पे आते हैं, देखते हैं। बीबी पैरट निम्न में से पाई जाती है। बीबी पैरट निम्न में से क्या पाई जाती है, सार्क में। ठीक है, सार्क में पाई जाती है। चलिए आगे 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन से पौधों में निषेचन के बाह्य दल गिरते नहीं हैं और फल से जुड़े रहते हैं, मतलब बोल रहा है पौधे निम्न में से पौधे के निषेचन के बाह्य दल गिरते भी नहीं हैं और फल जुड़े भी रहते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर बैगन इज द राइट आंसर। बैगन अपने जो है ना पत्ती से मतलब तने से जुड़ा हुआ रहता है, गिरता भी नहीं है। ठीक है, तो बैगन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्य में होते हैं। अलैंगिक जनन इस जगत के सदस्य में होते हैं।
किसके अलैंगिक जनन किस जगत के सदस्य में होते हैं? मोनेरा के सदस्य जितने भी होते हैं, जितने भी मोनेरा के प्रजाति हैं, वो सब में अलैंगिक जनन का ही प्रकार होता है। ठीक है, तो इसका मोनेरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। 61 पे क्वेश्चन आते हैं, किस जीव में क्रोमोसोम की संख्या अधिकतम होती है? किस जीव के क्रोमोसोम की संख्या में अधिकतम होती है? तो ऑफियोगैलमस जो होता है ना, उसमें हमेशा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो है, जीव में गुणसूत्र की संख्या सबसे अधिक इसी में होता है, तो युग्मक का भी अधिक इसी का होगा। ठीक है, 100%। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन। टेरुलेशन क्रिया किस में पाई जाती है? टोरुलेशन क्रिया किस में पाई जाती है? बताइए, किस में पाई जाती है? राइबोज में भी पाया जाता है, ईस्ट में भी पाया जाता है, हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, तो राइबोज और ईस्ट दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आज का जो है हमारा सक्सेसफुली क्लासेस एंड हुआ है। और आपको कैसा लगा? अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिए, हम उस पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके डिस्कस आपके साथ वीडियो के थ्रू करेंगे। ठीक है, और बाकी कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर कमेंट करें। अगले टॉपिक पे क्या वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अपने एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल RR बायोलॉजी क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे दबा दीजिए, और इसके बगल में जो घंटे का निशान आ रहा है इसे ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे।